कर दिए? यस सर, कर दी। यस सर, हाँ, स्टार्ट कर दिए। अच्छा ठीक है। सो तो जब तक ट्रांजिस्टर इन्वेंट नहीं हुआ था ना, ट्रांजिस्टर की जगह जो हम कंपोनेंट इस्तेमाल करते थे वो वैक्यूम ट्यूब थी। वैक्यूम ट्यूब काफी बड़ी थी, मतलब आप इसका जितना था, जिस तरह का सर आपकी आवाज बहुत एक्चुअली इसमें एक फिलामेंट होता था सर आवाज कर दी। वो और मेटल को हीट करने से फिर वो एक स्विच के तौर पे वो ऐड करता था। तो सो वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा पावर लेती थी, एरिया भी बहुत ज्यादा लेती थी, मतलब समझ लें कि एक वैक्यूम ट्यूब जो है वो एक बल्ब जितनी जगह ले रही थी। उसके बाद ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ तो ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा था। आपने ट्रांजिस्टर देखा लैब में, आपने जब डीएलडी वगैरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं तो ट्रांजिस्टर तो बिल्कुल छोटा सा होता है और ये पावर भी बड़ी कम कंज्यूम करता है, तो इसको भी हम एज अ स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं 1 या 0 के लिए। तो फिर ट्रांजिस्टर्स आए तो कंप्यूटर ट्रांजिस्टर बेस्ड बनना शुरू हुए। और उसके बाद 60s में आईसीज आई। आईसी क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है कि वो जो ट्रांजिस्टर आपने किसी बोर्ड पे बनाना था, वो आप एक जो है ना चिप के अंदर ही वो सारे ट्रांजिस्टर्स डाल देते हैं बहुत छोटे, और उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और वो जो एक चिप होती है वो आपका पूरा कंप्यूटर बन जाती है। और उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी आई जिसको VLSI कहते हैं। VLSI से मुराद है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या है कि ये भी एक चिप की टेक्नोलॉजी है, यानी चिप के ऊपर ही है, लेकिन इसमें आप जो ट्रांजिस्टर्स डाल सकते हैं एक चिप के अंदर, वो इस वक्त करोड़ों में नहीं अरबों के अंदर है। सो फॉर एग्जांपल ये जो कोर i7 अगर आप प्रोसेसर खरीदते हैं तो इसमें 1 अरब 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो हैं, और वो कनेक्टेड है सारे के सारे। तो आप सोचें कि अगर आपको 1 अरब वैक्यूम ट्यूब्स कनेक्ट करनी होती तो उसके लिए आपको कितनी जगह चाहिए होती? शायद पूरा लाहौर शहर खत्म हो जाता। 1 बिलियन वैक्यूम ट्यूब्स नहीं आ सकती थी, ट्रांजिस्टर्स भी इतने नहीं आ सकते थे। तो अब वो सारे ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो एक सिंगल चिप के ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो है वो डिजाइन चला गया। अच्छा, अब इससे हो क्या रहा है? यानी ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चल रही है कि हम लोग ये कहते हैं, ये एक लॉ है, इसको कहते हैं मूर्स लॉ, ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे भी। तो गॉर्डन मूर जो था वो कौन था? गॉर्डन मूर जो था ना, ही वाज द फाउंडर ऑफ इंटेल। ये इंटेल ही आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोसेसर्स बनाती है और सारा कुछ ना। तो उसने 60s में ये कहा था कि ये जो हम ट्रांजिस्टर्स एक चिप के ऊपर बनाते हैं ये हर 1.5 साल बाद डबल हो जाएंगे। यानी अगर आज चिप के ऊपर हम मैक्सिमम 100 ट्रांजिस्टर बना सकते हैं तो 1.5 साल के बाद 200 हो जाएंगे, उसके 1.5 साल के बाद 400, उसके 1.5 साल के बाद 800। इसी तरह उसने कहा कि मेमोरी की भी कैपेसिटी जो है हर 1.5 साल के बाद डबल होती जाएगी, और प्रोसेसर की जो स्पीड है वो भी डबल होती जाएगी 1.5 से 2 सालों में। और ये उसने 60s में प्रिडिक्ट किया था, और ये इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन साबित हुई पिछले 50 सालों में कि अब ये एक लॉ के तौर पे है, और इसको मूर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और अभी तक यही ट्रेंड चल रहा है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाती है। और ये जो कैपेसिटी डबल होती है इसकी वजह से ही आप देखते हैं कि आपके मोबाइल फोन्स जो हैं, अगर आप आज से 5 साल पुराना मोबाइल, टॉप ऑफ द लाइन मोबाइल फोन भी लें, तो वो उसके फीचर्स, उसकी स्पीड जो है वो उससे कम होगी, जो आप आज एक नॉर्मल फोन भी लेते हैं उससे भी कम होगी। क्यों? क्योंकि वो डबलिंग होती जा रही है कैपेसिटी में। इसी तरह से कंप्यूटर अगर 10 साल पुराना टॉप ऑफ द लाइन हो और आज का बिल्कुल एक बिलो एवरेज कंप्यूटर भी हो, तो बिलो एवरेज कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर उससे बहुत ज्यादा है जो 10 साल पहले था। तो हमारी फील्ड में इसका एक वो एग्जांपल दी जाती है कि जो बोइंग है, जो ये एयरक्राफ्ट बनाती है, अगर इसने भी उसी तरह से तरक्की की होती और उतनी एडवांसमेंट की होती जितनी IBM में हुई फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स में, तो आप लाहौर से लंदन फ्लाई कर सकते होते सिर्फ 10 मिनट में, और इसका जो किराया होता वो 200 रुपया होता। यानी अगर जहाज भी उसी हिसाब से इम्प्रूव हो रहे होते, लेकिन खैर वो इम्प्रूव नहीं हुए, तो इसलिए अभी भी आपको 8 घंटे लगते हैं और 1 लाख रुपया किराया देना पड़ता है। लेकिन ये कि ये फील्ड, हमारी फील्ड जो है इसके अंदर इतनी एडवांसमेंट हुई है। ठीक है जी। सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ठीक है, नो सर। नो सर। तो अब आप जो नई जनरेशन है उसके ऊपर
क्या जिम्मेदारी आती है, उसमें जिम्मेदारी ये आती है कि आप लोगों ने इस ट्रेंड को फर्दर लेके चलना है। यानी कि अगर हर 2 साल बाद हम डबल परफॉर्मेंस पे जाते हैं, तो अब आप लोग भी जब निकलेंगे तो आप जिस कंपनी में जाएंगे वो भी आपको कहेगा कि भी 2 साल में आपने इसको डबल करना है। यानी आपका प्रोग्राम जो है वो अगर 10 मिनट में चलता है तो उसको 5 मिनट में चलना चाहिए। तो ये एक चीज है जो प्रेशर रहेगा आपके ऊपर भी। ये आगे आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये एक कंप्यूटर की है जो 1930 में बनाया गया था। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए हैं और ये कंप्यूटर के रैक्स हैं। ये खाली ये जो 4 रैक्स आपको नजर आ रहे हैं, 2 बंदे इसके साथ खड़े हुए हैं, ये इसकी पिछली रो में भी आप देखें रैक्स ही रैक्स हैं, उससे पीछे भी हैं। तो ये एक पूरी बिल्डिंग थी जिसके अंदर ये सारे रैक्स थे और ये एक सिंपल सा कंप्यूटर था उस जमाने का। और इसको इतनी पावर चाहिए होती थी जितनी आप समझ लें कि 10 ट्रांसफार्मर आप लगाएंगे तो उतनी पावर मिलेगी। जिस तरह से शहर का छोटा सा हिस्सा जितनी पावर लेता है ना, उतनी पावर इसको चाहिए थी चलने के लिए। इसकी कंप्यूटिंग पावर क्या थी? इसकी कंप्यूटिंग पावर एक जो नॉर्मल कैलकुलेटर आप बाजार से लेते हैं ना, साइंटिफिक नहीं, दूसरा वाला जो सिर्फ ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करता है, तो ये इसकी टोटल कंप्यूटिंग पावर थी जो अब इस वक्त 100 रुपए का मिलता है। और उस वक्त इसकी कीमत करोड़ों डॉलर्स में थी। सो ये 1930 में कंप्यूटर्स की सिचुएशन थी। अगर आज हम देखते हैं तो कंप्यूटर खाली कंप्यूटर की फॉर्म में नहीं है। यानी खाली वो, आप ये नहीं कह सकते कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या सर्वर है। आप इस वक्त जो भी चीज खरीदेंगे उसके अंदर एक पूरा कंप्यूटर है। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन जो है वो भी एक पूरा कंप्यूटर है। उसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारा कुछ है। स्मार्ट वॉचेस आपने देखी होंगी, ये भी पूरे कंप्यूटर्स हैं। आपकी जितनी गेमिंग कंसोल्स हैं, चाहे प्ले स्टेशन हो कुछ भी हो, उनके अंदर भी पूरा एक प्रोसेसर लगा हुआ है, वो पूरा एक कंप्यूटर है। और अब तो कार्स के अंदर भी पूरे पूरे कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं और वो उनकी सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। उसकी फ्यूल इकोनॉमी, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है, एयर टू फ्यूल रेशो है, हर चीज इस वक्त गाड़ी की एक कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है। और मैकेनिकली सिवाय पिस्टन चलने के और कोई काम नहीं हो रहा था। बाकी हर चीज कंट्रोल जो है कार में वो कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो हर जगह पे हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर्स हैं। और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दैट मीन्स कि हर फील्ड में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। कल को आप एक मोबाइल कंपनी में भी जा सकते हैं और वहां पे प्रोग्रामर लग सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, चाहे वो नोकिया हो, सीमेंस हो, एप्पल हो, कोई भी हो। आप किसी गाड़ी की कंपनी में भी जा सकते हैं क्योंकि वहां पे भी सारा सॉफ्टवेयर पे ही काम हो रहा है। आप किसी गेमिंग कंपनी में जा सकते हैं। वैसे की कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है। इवन जो टीवी बन रहे हैं उन टीवीज के अंदर भी अब आपने देखे स्मार्ट टीवी आते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर, तो उनमें भी एक कंप्यूटर पूरा लगा हुआ है। तो कल को आप सैमसंग के लिए भी काम कर सकते हैं। तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसको इस वक्त सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स ना चाहिए हों। एनी जी सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। कट के आ रही है? अच्छा, ये तो ठीक नहीं है बात। अच्छा, मैं वो करता हूँ, इससे एग्जिट करता हूँ, दोबारा लॉग इन करता हूँ, शायद उससे कुछ बेहतरी हो। सर ठीक है आपकी आवाज क्या? सही आ रही है सर, सही आ रही है। सर आप तो ठीक सही है। आ रही है, पहले कट रही थी। आपके एंड से सही है। मुबरिम टेंडेंसी लगा दी। हाँ गुड हो गया। हाँ जी, अब आप बताएं, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? जी सर अब Yes, ठीक sir. आ रही है। अब ठीक हो Yes, गई sir. है।
तो पहले जो मैंने बोला 5 मिनट, वो किसी को कुछ समझ नहीं आई? सर आ गई नहीं थी। नहीं सर, आ रही मुझे आ है, रही थी, सर, आ रही थी। जो आप कह रहे थे आवाज आ रही थी, थोड़ी अड़ के आ रही थी। अच्छा चले ठीक है, गुड। तो रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है ना? नो सर, नो। ओ अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। नाउ ये चीज तो आपने वैसे बहुत दफा पढ़ी होगी कि आपके 5 क्लासिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कोई भी कंप्यूटर हो उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और प्रोसेसर। और प्रोसेसर जो है, जिसको आप सीपीयू भी कहते हैं, सीपीयू का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक होता है डेटा पाथ और एक होता है कंट्रोल। इस पर हम फिर और बात कर लेंगे। डेटा पाथ का मतलब ये है कि वो हिस्सा जहाँ पे आप अपने डेटा को ऑपरेट करते हैं डेटा के ऊपर, या डेटा को मैनिपुलेट करते हैं किसी भी तरीके से। और कंट्रोल वो पार्ट होता है जो डेटा पाथ को ये बताता है कि डेटा के साथ करना क्या है, या किस वक्त कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये कंट्रोल है। और डेटा पाथ के अंदर आपके सारे मैथमेटिकल यूनिट्स होते हैं, लाइक एडर, डिवाइडर, सब्ट्रैक्टर, ये सब कुछ डेटा पाथ में है। और इसके बाद आपके पास मेमोरी है। मेमोरी में आपके पास डी रैम्स हैं, एस रैम्स हैं, जो कैशेस आती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज है, डिस्क, सीडी, डीवीडी प्लेयर। आउटपुट में आपके पास डिस्प्ले, प्रिंटर और चीज़ें। इनपुट में माउस है, कीबोर्ड है और चीज़ें। कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि आजकल हमारे कंप्यूटर्स में या आपके मोबाइल फोन्स में क्या क्या इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिससे प्रोसेसर को आप कोई इनपुट देते हैं? other than mouse and keyboard, can you name any other input devices? टच सर स्क्रीन। माइक। सर कैमरा, हेडफोन सर, ठीक है, कैमरा। हेडफोन। माइक। हेडफोन तो नहीं है इनपुट डिवाइस। माइक है सर इनपुट, सर माइक, सर इनपुट। आई मीन हमें सॉफ्टवेयर को अगर कुछ देना हो, जैसे पॉज होता है, तो सर वो भी तो इनपुट ही दे रहे हैं हम। हाँ, और वो सर भी इनपुट है, बिल्कुल। वाईफाई सेंसर, वाईफाई सेंसर। वाईफाई, हाँ, वाईफाई इज इनपुट। गेमिंग और कंट्रोलर, गेमिंग कंट्रोलर इनपुट हो गया। और व्हाट अबाउट टच स्क्रीन? यस सर, वो इवन दैट इज एन इनपुट नाउ। पहले जो था, डिस्प्ले हमारा आउटपुट के तौर पे आता था, लेकिन अब आपका डिस्प्ले एक इनपुट डिवाइस भी है। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस बताएं जी, डिस्प्ले, प्रिंटर के अलावा। स्पीकर और स्पीकर्स, स्क्रीन, स्क्रीन। आउट स्क्रीन, और प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर। और सर ऑक्स के लिए जो होता है, मतलब स्पीकर के लिए इधर तार, वो लगा प्रिंटर, केबल। हाँ। वाईफाई, वाईफाई, that is an output device as well, right? यस सर। और स्क्रीन डिस्प्ले जो होती है, HDMI स्क्रीन डिस्प्ले वो काउंट करती है एज एन आउटपुट डिवाइस। हाँ, डिस्प्ले आउटपुट भी है और इनपुट भी है। अब जो टच स्क्रीन है वो इनपुट भी है, तो डिस्प्ले तो है आउटपुट, प्राइमरली तो सर आउटपुट तो डिवाइस। HDMI भी ऐसी काम करेगी? HDMI भी इनपुट और आउटपुट दोनों है। HDMI बोथ वे काम करती है। USB भी बोथ वे है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है। और कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सर डाटा केबल। हाँ, वो डेटा केबल तो किसी पोर्ट पे कनेक्ट होती है ना, तो हम पोर्ट की बात तो हमने कर ली कि या USB पे होगी या सीरियल पैरेलल पोर्ट पे होगी। अच्छा, एंटेना, सर स्पीकर, एंटेना। हाँ, एंटेना इनपुट और आउटपुट दोनों है, दोनों डिवाइसेस हैं। ओके। अच्छा, आगे हम मेमोरी के ऊपर आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो आपकी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसको आप रैम कहते हैं, वो डी रैम होती है या वो एस रैम होती है? और क्या कोई स्टूडेंट दोनों में फर्क बता सकता है? डी रैम होती है। डी रैम होती है, ठीक है, बिल्कुल। व्हाट डज डी? हाँ, क्या? SSD के अंदर होती है सर। मैंने सर मैं सर डी रैम जो होती है वो डायनेमिक होती है, उसे बार बार रिफ्रेश होती रहती है, और जो एस ठीक है, रैम होती है वो स्टैटिक होती है, तो वो जो है ना कांस्टेंट रहती है, उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा,
एक तो ऐसे एक स्टूडेंट ने भी कहा कि एसएसडी जो है उसमें स्टैटिक रैम होती है, नहीं एसएसडी में भी डी रैम ही होती है, ठीक है। एसएसडी का मतलब है सॉलिड स्टेट डिवाइस, मीनिंग कि उसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं है, उसके अंदर कोई प्लेटर्स नहीं मूव कर रहे, कोई मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, उसमें चिप लगी हुई है, जैसा यूएसबी के अंदर एक चिप लगी हुई है, लेकिन वो एस रैम नहीं है वो डी रैम ही। इसी तरह यूएसबी में भी जो आप यूएसबी तो बिल्कुल और चीज बन जाती है, वो फ्लैश मेमोरी होती है, लेकिन एसएसडी इज डी रैम। तो आप जितनी भी मेमोरी इस्तेमाल करते हैं ना वो सारी डी रैम होती है, एस रैम नहीं होती। एस रैम सिर्फ कैशेस के अंदर इस्तेमाल होती है। तो कैश जो है वो एक जैसा सॉफ्टवेयर में कैश होती है ना कि वो आपके रिसेंटली एक्सेस प्रोग्राम्स को स्टोर करती है, उस जैसा हार्डवेयर के अंदर भी एक कैश होती है, और वो जो कैश है वो बड़ी स्मॉल मेमोरी होती है, इट इज वेरी फास्ट, दैट इज मेड ऑफ SRAM, स्टैटिक रैम। SRAM डी रैम की निस्बत बहुत तेज होती है, लेकिन उतनी ही एक्सपेंसिव भी होती है। सो SRAM इज लाइक 6 to 7 times मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। तो SRAM को हम वैसे ही इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ कैशेस के अंदर SRAM जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके, सो ये हमारे हो गए 5 क्लासिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स। हमारा फोकस ज्यादा रहेगा प्रोसेसर के ऊपर और प्रोसेसर के डेटा पाथ और कंट्रोल के ऊपर। तो अच्छा, अब बात ये है कि हम लोग जब किसी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को समझना चाहते हैं ना, जैसा प्रोसेसर है, अब इसके अंदर तो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, यानी करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टर्स हैं। तो अगर हम ट्रांजिस्टर लेवल के ऊपर चीज को समझना शुरू हो गए तो वो तो हमें कभी समझ ही नहीं आएगी। और इसी तरह से अगर आप एक कोड आप खोलें और वो कोड जो है उसमें 10 मिलियन लाइंस हो मसलन, तो वो एक एक लाइन पढ़ के तो आपको कोड नहीं समझ आएगा कभी भी कि वो कोड एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि आप एक लेवल के ऊपर जितनी भी डिटेल्स हैं उनको हाइड कर दें और उस चीज का एक मॉडल बना लें, and you just understand the model instead of actually understanding the inherent details, ठीक है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये अगर आप ऊपर स्लाइड में देखें तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है सी में जो लिखा हुआ है, स्वैप इंटीजर वी और के, ये दो इंटीजर्स को स्वैप करता है उनकी वैल्यू को। अब ये जो लेवल है ये आपका एक हाई लेवल है, तो हम कहेंगे ये आपने एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल में एक चीज लिखी है। उसके बाद इससे निचले लेवल पे अगर आप जाएंगे तो ये कंपाइल होगा कोड, सी कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा और असेंबली लैंग्वेज जनरेट कर देगा। अब ये असेंबली लैंग्वेज जो है ये उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है जो आपने लिखी थी, लेकिन ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ये वो चीज नहीं है जो प्रोसेसर समझ सकेगा। उसके बाद हम इसको असेंबलर से गुजारते हैं और असेंबलर इसको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, ये 000। ये वो असल चीज है जो के प्रोसेसर को जाएगी। सो आपने वो कोड लिखा था जो ऊपर आपका सी में था और जो कंप्यूटर को गई वो ये गई। अब अगर हम ये 1000 जो नीचे हैं इनको समझने, इनको पढ़ने लग पड़े और समझने की कोशिश करें कि ये प्रोग्राम क्या करता है, तो इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि ये 1s और 0s जो है ये क्या कर रहे हैं। तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर आ गए और हमने कहा कि असेंबली लैंग्वेज है। अब असेंबली में हम फिर भी कुछ बता सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, और अगर हम हाई लेवल पे चले जाएं तो हम फिर बड़ा क्लियरली बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये हमारे बेसिकली टेक्निक है कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, ठीक है। और हार्डवेयर को भी हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल में करते हैं। मसलन जब आप डीएलडी पढ़ रहे थे और आपने गेट्स पढ़े, तो गेट बजाते खुद कोई चीज नहीं है, गेट असल में ट्रांजिस्टर से मिलके बना हुआ है। लेकिन इंस्टेड ऑफ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिस्टर्स के वो ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, हमने उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बना दिया और उसको गेट की फॉर्म में शो कर दिया और हमने कहा ये दो इसकी इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है, ये इनपुट देंगे ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। फिर हमने उन गेट्स को कहा कि गेट्स भी कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमने जब एक मार्क्स या डिकोडर या इनकोडर बनाया तो हमने उन गेट्स को कंबाइन करके एक और डब्बा बना का, ये इनपुट है ये आउटपुट है ये इनकोडर है।
हालांकि वो इनकोडर नहीं है, वो इनकोडर के नीचे गेट्स हैं, उन गेट्स के नीचे ट्रांजिस्टर्स हैं, और एक्चुअली उन ट्रांजिस्टर्स के नीचे फिर सिलिकॉन है और एन और पी डिफ्यूज मटेरियल्स हैं। लेकिन उस लेवल पे फिर हमें चीजें समझ आना बंद हो जाती हैं। तो जिसकी जहां पे रिक्वायरमेंट है वो वहां उस लेवल पे जाके काम करता है। तो जिसने असेंबलर से काम करना है वो असेंबलर पे करेगा, और जिसने प्रोग्रामिंग करनी है वो आगे असेंबली लैंग्वेज और उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो इज इट क्लियर कि किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी को आप हाइड करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू? जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? किसी को अगर कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? सर एक बार दोबारा कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करती है ये? बेसिकली आपने डिटेल्स हाइड करके आप उसके ऊपर एक गुलाब चढ़ा देते हैं सिंप्लीफिकेशन का, और आप कहते हैं मैं सिर्फ इसकी इनपुट और आउटपुट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे नहीं परवाह कि इसके अंदर क्या है। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। जिस तरह से कि गाड़ी जब आप चलाते हैं उसका इंजन बंद होता है तो आप कहते हैं यार मुझे नहीं पता कि इसके इंजन के अंदर क्या हो रहा है, मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा हूँ। तो आपके पास सिर्फ ब्रेक है, एक्सेलरेटर है और स्टीयरिंग है, ओके। लेकिन असल में तो एक इंजन है ना, लेकिन आपने उस इंजन को हाइड किया हुआ है। फिर जिसे इंजन पे काम करना होगा वो इंजन के अंदर चला जाएगा, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने के लिए एक तरीका है कि आपका काम चलता रहे, यानी कोई इतनी डिटेल भी हाइड ना हो जाए कि आप उसका कोई आपके लिए वो यूजलेस ही हो जाए, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल्स भी ना हो कि आप उसको समझ ही ना सकें। ठीक, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ओके सर। हाँ सर, यस। ओके, सो ये बात आप याद रखें कि आप जो असेंबली, ये जो सी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हैं ना, ये प्रोग्राम कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आता। कंप्यूटर के लिए तो ये जर्मन में आपने लिखा है या फ्रेंच में लिखा है या इस तरह लिखा है, एक ही चीज है। ये सिर्फ आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखा है ताकि हाँ, जो इंसानों की जो लैंग्वेज है ये उसके करीब हो। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कंपाइलर इसको असेंबली में कन्वर्ट करता है, और फिर असेंबलर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो बाइनरी में जाता है तब ये कंप्यूटर को समझ आता है। तो ये हमने अपने लिए आसानी पैदा की है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन बींग्स के लिए आसान है, लेकिन कंप्यूटर्स के लिए बाइनरी मशीन लैंग्वेज है। तो दरमियान में हमने ट्रांसलेटर्स रखे हैं। सर अब सी से डायरेक्ट 01 में नहीं जा सकते, असेंबली लाजमी है इसके लिए? हाँ, नहीं वो लाजमी नहीं है, क्योंकि हर जो है ना कंप्यूटर, उसकी असेंबली डिफरेंट होती है, सो वोकैबुलरी डिफरेंट होती है, इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होती हैं। तो आप तो हाई लेवल प्रोग्राम लिख लेते हैं ना, आपके लिए तो नीचे हार्डवेयर मैटर नहीं करता कि वो क्या है, कहाँ पे वो चल रहा है। लेकिन एक्चुअली हर हार्डवेयर जो है उसको डिफरेंट उसको ट्रांसलेशन करके देनी होती है। तो जो आपका कंपाइलर होता है वो हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है, यानी इंटेल की मशीन के लिए एक और कंपाइलर होगा, एप्पल की मशीन के लिए एक और होगा, सन की मशीन के लिए कोई और होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो नीचे जो आपका हार्डवेयर है उसके लिए, हर हार्डवेयर के लिए एक स्पेसिफिक कंपाइलर होगा, क्योंकि हार्डवेयर की लैंग्वेज फिर डिफरेंट होती जाती है। असेंबली जो है वो यूनिक होती है हर प्रोसेसर की, तो आपको एक स्पेसिफिक कंपाइलर चाहिए होता है। और जो कंपाइलर इंटेल की मशीन के लिए होगा वो कंपाइलर एप्पल के लिए नहीं होगा, वो उसके लिए एक और कंपाइलर होगा जिसको कि एप्पल की असेंबली आती होगी, तो वो आपकी सी को एप्पल की असेंबली में कन्वर्ट करेगा। सर जिस तरह वो 32 बिट और 64 बिट का अलग-अलग कंपाइलर। हाँ बिल्कुल, उनका क्योंकि 64 और 32 बिट में हार्डवेयर डिफरेंट है। जब हार्डवेयर डिफरेंट है तो इसका मतलब है उसकी जो ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये भी मुख्तलिफ है। तो हर माइक्रो प्रोसेसर की जो असेंबली लैंग्वेज है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। अब लेकिन खैर इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। असेंबली लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है लेकिन मिलती जुलती होती है। तो जब आप एक सीख लेते हैं ना तो आपके लिए दूसरी सीखनी आसान हो जाती है। तो ये समझ लें डायलेक्ट्स हैं। जब पंजाबी है ना तो पंजाबी लाहौर की थोड़ी सी और होगी, तो फैसलाबाद की और होगी, तो आगे आप मुल्तान चले जाएंगे तो थोड़ी सी और हो जाएगी, मियाँ वाली चले जाएंगे तो और हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो डायलेक्ट्स हैं पंजाबी लैंग्वेज के। उसी तरह से जो असेंबली लैंग्वेज है ये बुनियादी तौर पे एक ही रहती है, लेकिन इसके थोड़े थोड़े फ्लेवर चेंज हो जाते हैं जब आप कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाते हैं। तो पूरी लैंग्वेज चेंज नहीं होती, लेकिन हर कंप्यूटर की अपनी एक वो है
लेजा है। सर एम्बेडेड सिस्टम असेंबली लैंग्वेज से हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम में नॉर्मली हमने माइक्रो कंट्रोलर लगाया होता है, चाहे वो आर्डिनो हो या कोई और हो, और बिल्कुल आप उसमें हाँ कर सकते हैं 100%। असल में तो असेंबली में इंटरेक्ट आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, यानी आप लैपटॉप की भी प्रोग्रामिंग जो है वो असेंबली में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लैपटॉप तो खुश होगा। बात ये कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी क्योंकि जो एक लाइन में आप सी में कोड लिखते हैं ना, वो असेंबली में 6 लाइनों का बनता है जाके, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग उसमें मसला होती जाती है। लेकिन हाँ, कुछ जगह पे आपको असेंबली में ही प्रोग्राम करना पड़ता है, जिस तरह से ये जितने एम्बेडेड सिस्टम है इसके अंदर जो है आपको असेंबली आना बिल्कुल लाजमी है, अदरवाइज आप काम ही नहीं कर सकेंगे। तो इस कोर्स के अंदर हम बेसिक असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे, और ये किस कंप्यूटर की हम पढ़ेंगे? मिप्स की। मिप्स का भी आपने नाम नहीं सुना होगा, तो इस पे हम बात करेंगे कि ये मिप्स क्या है और क्यों हम मिप्स पढ़ रहे हैं और कोई और कुछ क्यों नहीं पढ़ रहे, तो उसकी हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। चलें ऐसा करते हैं कि लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक। आप लोग थोड़ा, अगर किसी ने कुछ काम करना है कुछ, तो आप 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। इस वक्त 3:10 हुए हैं, तो हम लोग जो है 3:20 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेट्स मीट एट 3:20 एंड वी कैन टेक अ 10 मिनट ब्रेक। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं जी। सर आज हमारा इसी सर इंट्रोडक्शन टाइम है। ये अभी आगे चल रहे हैं हम, आप फिक्र ना करें।